दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 12 लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वेटनरी क्लासेस के वीडियोस को शेयर करें। दोस्तों वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 12 है। इसके अंदर आज हम जो टॉपिक हमारे रहेंगे वो है इसके अंदर सूचर मटेरियल, सूचर मटेरियल के प्रकार व सूचर के पैटर्न जो होते हैं वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं इसके अंदर, तो उसके बारे में हमारी क्लास रहने वाली है। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें लगभग एलएसए एग्जाम के अंदर हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज इसमें रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं सूचर मटेरियल, सूचर के प्रकार और सूचर के पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर थ्रेड, डेफिनेशन जानेंगे। थ्रेड को हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में बोलें तो इसको हम धागा भी कह सकते हैं या सूचर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, थ्रेड, धागा या सूचर क्या होता है? तो मेनली जो सूचर मटेरियल्स होते हैं तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि वह मटेरियल जो किसी सर्जिकल घाव या अन्य घाव को बंद करने में काम में लिया जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, थ्रेड, धागा या सूचर। यानी कि वह मटेरियल जो किसी सर्जिकल वुंड या सर्जिकल घाव या कोई भी अन्य घाव है उसको हम बंद करने के लिए काम में लेते हैं, उसे हम सूचर या थ्रेड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल इसका देखें तो जैसे मान लो सिल्क थ्रेड है, सिल्क वाला धागा यूज कर सकते हैं, नाइलॉन वाला आता है, कैटगट वाला आता है, यानी कि बहुत सारे धागे हैं। तो धागे की जो डेफिनेशन है, यानी कि कोई भी घाव है, सर्जिकल घाव है या कोई अन्य घाव है जिसको हम बंद करने के लिए जो मटेरियल काम में लेते हैं उसे हम सूचर या थ्रेड कहते हैं। एक होता है इसके अंदर लाइगेशन। अब देखो लाइगेशन क्या होता है या लाइगेचर क्या होता है। लाइगेचर या लाइगेशन, लाइगेशन या लाइगेचर का मतलब ही क्या है, इसमें यहां से ब्लड वेसल से है। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं, जैसे मान लो कोई भी धमनी हो सकती है, सिरा हो सकती है, और इसकी ब्लीडिंग को हम चेक करने के लिए करते हैं। ब्लीडिंग को चेक करते हैं। चेक करने का मतलब होता है कि यदि किसी घाव के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, वहां की जो वेसल्स है उसको हम इस थ्रेड या धागे से गांठ लगा देते हैं या लाइगेट कर देते हैं, तो ये कहलाता है लाइगेशन या लाइगेचर। यानी कि कोई भी ब्लड वेसल्स है जैसे कि आर्टरी और वेन्स, उसमें जो ब्लीडिंग है उसको चेक करने के लिए जो धागा बांधा जाता है उसे हम लाइगेशन या लाइगेचर कहते हैं। तो ये था बेसिक इसका भी, थ्रेड क्या होता है, लाइगेशन क्या होता है। तो इसी प्रकार से अब हम इसमें कंटिन्यू जानते हैं। देखो नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो हम टांके लगाते हैं या सूचरिंग करते हैं, तो टांके कहां लगा सकते हैं या कहां कहां लगाते हैं इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि टांके लगाने या सूचरिंग करने के अंदर कुछ विशेष बातें हमारे को ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि जहां भी हम टांके लगाएंगे वो घाव कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश का मतलब है इसमें किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, घाव फ्रेश होना चाहिए, घाव के अंदर इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, घाव के अंदर इंफेक्शन नहीं होना चाहिए।
घाव के अंदर ब्लड नहीं होना चाहिए, यानी कि यहां पे यदि ब्लड के क्लॉट्स पड़े हैं, ब्लड पड़ा है, तो उसको भी हम हटा देते हैं। तो ब्लड भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, मृत ऊतक नहीं होने चाहिए, डेड टिश्यू जिसको बोलते हैं, मृत ऊतक नहीं होने चाहिए। यानी कि घाव कैसा होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए, किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, घाव के अंदर ब्लड नहीं होना चाहिए, घाव के अंदर डेड टिश्यू अर्थात मृत ऊतक नहीं होने चाहिए, और घाव के जो किनारे हैं, घाव के किनारों पर यानी कि जो खून की सप्लाई है वो अच्छी होनी चाहिए। वो फिर घाव क्या होता है, वहां पे हम इसमें सूचरिंग कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप हैं इसके अंदर कि टांके कहां लगा सकते हैं। तो उसमें देखो, घाव फ्रेश होना चाहिए, किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए इसके अंदर, मृत ऊतक नहीं होने चाहिए, और घाव के किनारों पर खून की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीजें हम जो घाव वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कशन किए थे कि ये चीजें यदि इसके अंदर होती है तो उसके ऊपर यदि हम सूचरिंग कर देते हैं तो उसमें पस फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो इसलिए हम किसी भी घाव पे जब हम टांके लगाएंगे, या तो वो सर्जिकल घाव जैसे हम सर्जरी के दौरान लगाते हैं तो वो घाव बिल्कुल फ्रेश होता है। यदि घाव के अंदर इन्फेक्शन है और अपने बाहर से उस पर सूचरिंग कर दी तो वहां पे एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको बिना ऑक्सीजन के वो ग्रोथ करते हैं, और इसलिए उनका क्या हो जाता है, वहां पे वो उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, उस कंडीशन को हम बढ़ावा दे देते हैं, तो जिसके कारण वहां पे एब्सेस या पस फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो इसलिए जहां भी हम टांके लगाएंगे तो वो घाव जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी कि कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि टांके कहां नहीं लगाते, क्योंकि ज्यादातर हम जानते हैं कि जो डॉग बाइट वुंड है, डॉग बाइट जो घाव होता है, इसके अंदर हम वैसे देखा जाए तो टांके नहीं लगाते, यही पढ़ते हैं। लेकिन यदि कोई घाव कंटामिनेटेड है या इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन के अंदर भी हम टांके नहीं लगाते, क्योंकि यदि कोई घाव इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड होता है इसका मतलब वहां पे बैक्टीरिया मौजूद है। तो सबसे पहले उस घाव को क्लीन घाव के अंदर, फ्रेश घाव के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसी के बाद ही हम यहाँ पे सूचरिंग या टांके लगा सकते हैं। देखो, अब हम जानते हैं कि जो सूचर है या धागा है वो कैसा होना चाहिए। यानी कि धागे की जो क्वालिटी है, यानी कि यहां जिस घाव को हम बंद करने के लिए जो धागे या सूचर हम उपयोग में ले रहे हैं तो वो धागा कैसा होना चाहिए। यानी कि धागा अच्छी क्वालिटी का हो तो ही हम उसके अंदर हमारी जो सूचरिंग है वो बेस्ट हो सकती है। तो इसमें हम ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि धागा कैसा होना चाहिए। तो पहला स्टेप है, जब तक घाव ना भरे धागा ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। यानी कि जब तक घाव ना भरे धागा ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो हम सूचर मटेरियल के रूप में धागा यूज करते हैं उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। अर्थात कई बार क्या होता है कि जैसे हम ज्यादातर कैटगट वगैरह यूज करते हैं, अंदर जब टांके लगाते हैं तो कैटगट की जो लाइफ होती है वो कई बार हम ये देखते हैं कि वो घाव को भरने के अंदर 15 दिन लग रहे हैं, लेकिन यह है धागा जो 7 से 8 दिन के अंदर ही उसमें घाव के अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। यानी कि ये पहले ही ये धागा खत्म हो गया और घाव अभी भरा नहीं है, तो वो घाव जो है वो खुल जाएगा। इसलिए जो धागे की लाइफ है वो ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जब तक घाव ना भरे धागा ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, जो धागा होगा या सूचर होगा, मटेरियल होगा जो सूचर मटेरियल, तो वो धागा कैसा होना चाहिए, नॉन कैपिलरी होना चाहिए। नॉन कैपिलरी एक्शन होना चाहिए। नॉन कैपिलरी का मतलब यही है इसके अंदर
कि जो धागे के अंदर कैनाल है, जो अंदर से कैनाल है अर्थात खोखलापन है, तो ये खोखलापन होगा या कैनाल होगी तो वो कैसा हो जाएगा, कैपिलरी वाला धागा। क्योंकि जो नॉन कैपिलरी वाला धागा होगा वो जो एक्जुडेट इसके अंदर बन रहा है वो उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जो कैपिलरी वाला जो धागा है वो क्या करेगा कि यहां जो घाव का एक्जुडेट है या यहां जो फ्लूइड इसके अंदर निकल रहा है घाव से, तो वो धागा क्या कर लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से वो धागा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और इजिली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए धागा कैसा होना चाहिए, नॉन कैपिलरी वाला होना चाहिए, यानी कि धागे के अंदर जो कैनाल है या अंदर से खोखलापन है वो इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है धागा उत्तक से क्रिया ना करे, ऐसा होना चाहिए। यानी कि कई बार हम ऑपरेशंस के दौरान जैसे टिश्यू या ऑर्गन है उससे जो धागा या सुचर मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं उसकी कई बार रिएक्शन हो जाती है, तो धागा ऐसा होना चाहिए कि उस उत्तक या टिश्यू से उसकी क्रिया ना हो। धागा सस्ता होना चाहिए, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो जाए धागा। धागा समान मोटाई का होना चाहिए, यानी कि धागे की जो मोटाई है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से पतला है धागा कहीं से मोटा है, तो धागे की जो मोटाई है समान मोटाई का धागा होना चाहिए। धागे की जो गांठ है वो आसानी से लगनी चाहिए, यानी कि जो हम नोड लगाते हैं, सर्जिकल नोड लगा रहे हैं ऑपरेशन के दौरान, तो वो गांठ आसानी से लगनी चाहिए इसकी। धागा स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ व चिकना होना चाहिए, यानी कि धागा है वो रफ नहीं होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। तो धागा कैसा होना चाहिए, स्मूथ व चिकना होना चाहिए। आगे नेक्स्ट है इसके अंदर जो धागा है वो नॉन इरिटेंट होना चाहिए। नॉन इरिटेंट होना चाहिए, यानी कि जो धागा हम यूज कर रहे हैं सर्जिकल घाव के दौरान, तो उस धागे के अंदर इरिटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस एनिमल के यदि वहां पे इरिटेशन कॉज करता है तो उस जो सूचर मटेरियल को वो ब्रेक कर सकता है या उसको हटा सकता है, यानी कि वो वुंड जो है, घाव है, वो खुल सकता है। तो धागा कैसा होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। धागा आसानी से स्टरलाइज होना चाहिए, धागा ऐसा होना चाहिए जो आसानी से स्टरलाइज हो जाए, यानी कि उसका जो निर्जमीकरण है, निर्जमीकरण जो सूक्ष्म जीवों से उसको मुक्त करना है, स्टरलाइजेशन जो है धागे का, वो आसानी से हो जाना चाहिए। धागा कैसा होना चाहिए, धागा मजबूत होना चाहिए, यानी कि आसानी से, ऐसा नहीं है कि हम सूतनी कर रहे हैं उस दौरान यदि वो धागा बार बार टूट रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। धागा कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और लास्ट है इसके अंदर भी धागा कैसा होना चाहिए, धागा मोनोफिलामेंट होना चाहिए, क्योंकि मोनोफिलामेंट वाला धागा ही सबसे अच्छा माना जाता है। फिलामेंट का मतलब यही है कि कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो धागे हैं उनको गूंथ कर एक धागे के अंदर बना लेते हैं, तो वो जो धागा होगा मल्टी फिलामेंट वाला होगा, यानी कि सिंगल फिलामेंट, मोनोफिलामेंट वाला धागा होना चाहिए, यानी कि उसका जो धागा है वो सिंगल होना चाहिए। तो धागा कैसा होना चाहिए, मोनोफिलामेंट होना चाहिए, धागा मजबूत होना चाहिए, धागा आसानी से स्टरलाइज होने वाला चाहिए, धागा नॉन इरिटेंट होना चाहिए, और जब तक घाव ना भरे वो धागा ज्यों का त्यों बना रहे। धागा नॉन कैपिलरी होना चाहिए, धागा उत्तक से क्रिया ना करे ऐसा होना चाहिए, धागा सस्ता होना चाहिए, धागे की जो मोटाई है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए, धागे की गांठ जो है आसानी से लग जानी चाहिए, और धागा स्मूथ व चिकना होना चाहिए। तो ये कुछ धागे की क्वालिटीज है, और यदि ये क्वालिटीज अच्छी क्वालिटी का होगा धागा, तो उसमें हम ऑपरेशन के दौरान भी उसमें कॉम्प्लिकेशन कम आएंगे। देखो अभी हमने धागे की क्वालिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था,
तो कुछ अन्य पॉइंट हैं। तो यहां भी जिस घाव पे हम टांके लगा रहे हैं, यानी कि सूचरिंग हम यहां पे कर रहे हैं, तो वो टांके जो हैं वो ज्यादा टाइट नहीं लगाने चाहिए। टाइट हमें नहीं लगाने हैं। क्यों नहीं लगाने हैं कि यदि हम कोई भी घाव के अंदर यदि वहां पे यदि टांके लगाते हैं, वो यदि ज्यादा टाइट है तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, यानी कि इसमें एक प्रॉपर एरिया के अंदर इस्चीमिया हो जाएगा। तो वो स्किन के जो एजेस हैं वहां पे यदि वो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वो घाव की जो हीलिंग है वो देरी से होगी। तो इसलिए जब भी हम किसी भी सर्जिकल घाव पे टांके लगाते हैं तो वो टांके ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो वहां की जो ब्लड सप्लाई है उसको क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। और एक पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो बड़े पशु हैं, बड़े पशुओं के अंदर दो टांकों के बीच की दूरी वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर होती है। और ये किसमें है, बड़े पशुओं के अंदर। इसी प्रकार से देखा जाए तो छोटे पशुओं के अंदर इन टांकों को जो बीच की जो दूरी होती है वो होती है 0.75 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। बड़े पशुओं के अंदर जब हम स्किन पे टांके लगाते हैं तो दो टांकों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 1.5 सेंटीमीटर के लगभग रखी जाती है और छोटे पशुओं में 0.75 सेंटीमीटर। पर यह भी कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर। तो ये भी लगभग सर्जिकल वुंड पे, टाइप पे या किस टाइप का ऑपरेशन हम कर रहे हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है। नॉर्मली यदि पूछा जाता है कि बड़े पशुओं में टांकों के बीच की दूरी जो है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छोटे पशुओं में 0.75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक पॉइंट इसके अंदर ये है कि यदि हम इंटरनल जो लेयर्स हैं, स्किन के जो नीचे लेयर्स आती है जैसे फेशिया है, मसल्स है, तो उनमें से सबसे जो मजबूती से टांकों की पकड़ होती है वो फेशिया लेयर के अंदर होती है। फेशिया जो परत होती है या फेशिया लेयर होती है, इस परत के अंदर जो टांके होते हैं वो अधिक मजबूती से पकड़ रखते हैं। मजबूती से जो पकड़ है वो किसमें होती है, फेशिया लेयर के अंदर। और सबसे जो कम होती है, सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, फेशिया लेयर के अंदर। और सबसे कम जो होती है, जो होता है वसा उत्तक, यानी कि जो फैटी उत्तक आएगा, फैटी जो टिश्यू है, वसा उत्तक के अंदर इसकी जो पकड़ होती है वो सबसे कम होती है। सबसे कम जो पकड़ टांकों की किसमें होगी, वसा वाली जो लेयर होगी या वसा की जो परत होगी उसके अंदर इसकी पकड़ सबसे कम होती है। और फेशिया लेयर के अंदर टांकों की जो पकड़ होती है वो ज्यादा मजबूती से पकड़े रखते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर सूचर मटेरियल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे हम इसमें सूचर के प्रकार। अब देखो, सूचर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। इसके यदि टाइप्स की बात करें तो इसके प्रकार कितने होंगे, दो प्रकार होंगे। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है इसमें एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल, और एक होता है इसके अंदर नॉन ऑब्जरेबल, नॉन ऑब्जरेबल। यानी कि ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल और नॉन ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल, इसमें मेनली डिफरेंस क्या होता है। ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल वे सूचर मटेरियल या वे धागे होते हैं जो शरीर के अंदर ही क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल। और नॉन ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल वे धागे होते हैं जो समय या खुद इसके अंदर नहीं डिसॉल्व होते, उनको ऑपरेशन के कई दिन बाद काटकर हटाना पड़ता है। तो ऐसे धागे क्या कहलाते हैं, नॉन ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल कहलाते हैं। तो ऑब्जरेबल इसके अंदर जो धागा होगा वो स्वयं ही एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि समय ही वहां पे वो घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और यह धागा जो होता है वो समय ही अब्जॉर्ब नहीं होता, इसको सर्जरी के कुछ दिन बाद हटाना पड़ता है। तो ये इनका डिफरेंस है मेनली। ऑब्जरेबल धागे जो होते हैं वह धागा जो समय ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, घुल जाएगा, और
जो सर्जरी के कुछ दिन बाद में हम हटा देंगे वो धागे कौन से होंगे? नॉन ऑब्जरेबल, जो समय ही ऑब्जर्व नहीं होते। अब देखो ऑब्जरेबल जो सूचर मटेरियल होते हैं तो ये धागे हमेशा बॉडी के अंदर वाली जो साइड होती है, यानी कि ये कहां पे लगते हैं? शरीर के भीतर लगाए जाते हैं, और इसको हम कहां लगाते हैं? शरीर के बाहर। और शरीर के बाहर का मतलब यहां कहां लगेंगे? ये त्वचा पर, यानी कि स्किन या त्वचा पे जो टांके लगते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन ऑब्जरेबल होते हैं। जो शरीर के भीतर है, फेशिया है, मसल लेयर है, पेरिटोनियम है, या कोई भी इंटरनल ऑर्गन पे यदि हम टांके लगा रहे हैं तो वो सारे के सारे धागे कौन से होते हैं? ऑब्जरेबल धागे होते हैं। और नॉन ऑब्जरेबल जो धागे होते हैं वो कहां पे लगते हैं? त्वचा पे लगाए जाते हैं। तो ये कुछ इसमें मुख्य डिफरेंस है इसका। इनमें अंतर क्या होता है? तो ये इसके अंतर हो गए। देखो अब हम इसमें जानते हैं कि ऑब्जरेबल जो धागे होते हैं तो उसमें जो मेन धागा आता है इसके अंदर कैटगट। तो कैटगट वाला जो धागा है तो यह भी एग्जाम के अंदर काफी पूछा जाता है कि यह धागा कहां से प्राप्त किया जाता है? तो ये भेड़ की आंत की सब मिकोजा से प्राप्त किया जाता है इसको। भेड़ की आंत की सब मिकोजा वाली जो परत होती है उससे इसको प्राप्त करते हैं। सब मिकोजा लेयर है उससे इस धागे को प्राप्त किया जाता है। तो कैटगट धागा भेड़ की आंत की सब मिकोजा जो लेयर है वहां से प्राप्त किया जाता है। तो यह कैटगट वाला जो धागा है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्लेन कैटगट और एक होता है इसमें क्रोमिक कैटगट। तो ये दो प्रकार का धागा होता है। देखो प्लेन कैटगट जो होता है वो बिल्कुल एक साधारण कैटगट होता है, साधारण धागा होता है, और ये बहुत ही कम समय के अंदर शरीर में या उस घाव के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि ऐसा धागा बिल्कुल एक प्लेन यानी कि साधारण कैटगट होता है और यह बहुत ही कम समय के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी के अंदर घुल जाता है, अर्थात जो इसकी हीलिंग है वो जल्दी हो जाती है। तो इस प्रकार का हमने धागा देखा था कि ऐसा धागा नहीं होना चाहिए कि जब तक वो घाव भरे नहीं और वो पहले ही डिसॉल्व हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए, तो वो धागा हमारे किसी काम का नहीं होता। तो साधारण जो कैटगट या प्लेन कैटगट धागा वो होता है जो बहुत ही कम समय के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, और वो कैटगट कौन सा कहलाता है? प्लेन कैटगट। अब देखो क्रोमिक कैटगट क्या होता है? इसी कैटगट को यानी कि जो प्लेन कैटगट है, अब यदि इसकी क्रिया हम क्रोमिक अम्ल से या आयोडीन से या फॉर्मेलिन से, यानी कि इस प्लेन कैटगट की क्रिया हम किससे करवाते हैं? क्रोमिक अम्ल, आयोडीन या फॉर्मेलिन से जब करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमिक कैटगट के अंदर। तो वो धागा क्या कहलाएगा? क्रोमिक कैटगट कहलाएगा। और जब ये इससे क्रिया करवाने के बाद में क्रोमिक कैटगट बना है तो इसकी खास बात क्या होती है कि ये एक तो नॉन इरिटेंट हो जाता है, टिश्यू के लिए, उस ऊतक के लिए कैसा होता है? नॉन इरिटेंट हो जाता है, किसी प्रकार की इरिटेशन कोज नहीं करता। और एक हमने देखा था कि यह धागा कितने कम समय में अब्जॉर्ब हो रहा था, तो यही धागा क्या हो जाएगा? अधिक समय लेगा अब्जॉर्ब होने के अंदर। एब्जॉर्ब होने के अंदर यह समय ज्यादा लेगा, अर्थात जब तक वो घाव नहीं भरेगा ज्यों का त्यों बना रहेगा, अर्थात इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज है इसके अंदर क्रोमिक कैटगट के बारे में। और क्रोमिक कैटगट वाला जो धागा होता है उसको हम या तो इसके अंदर पाउच आते हैं या सैचेट आते हैं, उसके अंदर इसको रखा जाता है और इसको धागे को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसके अंदर हम 95% अल्कोहल या जाइलोल का जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, तो इसमें 95% अल्कोहल हो सकता है या एक सॉल्यूशन है जाइलोल का। तो इस दोनों जो रिएजेंट हैं इसके अंदर वो उस धागे को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो धागा लंबे समय तक खराब नहीं हो। तो ये कांच के पाउच में आता था, आजकल ये सैचेट आते हैं छोटे छोटे, और उसके अंदर
जो धागा होता है उसमें 95% अल्कोहल मिलेगा या जाइलोल का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके अंदर इस धागे को रखा जाता है। तो ये प्रिजर्वेशन का काम करता है, धागे को सुरक्षित रखता है, धागे को लंबे समय तक खराब नहीं होने देता। तो ये प्रक्रिया के अंदर हम धागे को लंबे समय तक रख सकते हैं। और धागा जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो ये धागा फूल जाता है, कमजोर हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। और इस धागे के अंदर खास बात यह भी है कि इसको हम गर्म पानी के अंदर भी स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये है क्रोमिक कैटगट के बारे में। जब हम नॉर्मल प्लेन कैटगट की क्रिया क्रोमिक अम्ल, आयोडीन या फॉर्मेलिन से करवाते हैं तो ये धागा क्या क्रोमिक कैटगट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो ये धागा नॉन इरिटेंट होगा और अधिक समय के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो इसको सुरक्षित हम रखते हैं 95% अल्कोहल और जाइलोल के सॉल्यूशन में, इसको सुरक्षित रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। देखो ये कैटगट की बात हो रही थी, तो कैटगट वाला जो धागा होता है यदि उसको हमने पस वाला भाग है या कोई घाव है जिसके अंदर पस है या मवाद है, या ऐसा आदमी जो दुबला पतला है, दुबला पतला है, तो उसके अंदर प्रोटीन की क्या होगी, कमी होगी। या कैटगट के प्रति सेंसिटिव है, यानी कि कैटगट के प्रति वो आदमी सेंसिटिव है, दुबला पतला, प्रोटीन की कमी है, या पस या मवाद वाला है इसके अंदर, और या म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी कि म्यूकस झिल्ली पर यदि पस वाले भाग पर या दुबले पतली आदमी के अंदर या कैटगट के प्रति जो सेंसिटिव प्राणी है उसके अंदर यदि हम कैटगट से टांके लगाएंगे तो वहां इस चारों कंडीशन के अंदर वो धागा जो कैटगट का है वो जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी ही घुल जाएगा, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे को थोड़ा ध्यान रखना है कि कैटगट का धागा यदि म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं तो उसके अंदर एब्जॉर्ब जो होता है वो जल्दी होता है, अर्थात वो हीलिंग जल्दी कर देगा। यानी कि कई बार वैसे तो म्यूकस झिल्ली पर जो घाव होता है वो सबसे ज्यादा फास्ट हीलिंग होती है उसकी, और इसी प्रकार से पस वाले भाग के अंदर भी कैटगट जो धागा होगा वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वो घाव के अंदर हीलिंग क्या होगी, देरी से होगी। तो इन चीजों का भी हमारे को ध्यान रखना है कि दुबला पतला आदमी है या पस या मवाद वाले एरिया के अंदर टांके लगा रहे हैं कैटगट से, या म्यूकस झिल्ली वाला है, या कैटगट के प्रति सेंसिटिव बंदा है, तो उसके अंदर यदि हम इसमें कैटगट से टांके लगाएंगे तो वहां पे कैटगट का धागा जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम धागे की मोटाई का क्रम देखते हैं। इसके अंदर धागे की मोटाई, देखो मोटाई का क्रम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अंदर पूछा जाता है कि मान लो ये धागा एक 30 है, एक 20 है, एक 10 है और एक 0 है, 1 है, 2 है और 3। ये धागे के क्या है, नंबर्स हैं जो मार्केट के अंदर मिलते हैं। ऐसे तो इसमें 70 तक भी मिलता है, तो उधर हम 11 तक नंबर के धागे भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से सबसे पतला जो धागा है, सबसे जो थिन थ्रेड है वो कौन सा है। तो 30 हम देखेंगे कि 30 सबसे पतला धागा होगा इसके अंदर। तो 20 इससे मोटा हो जाएगा, 10 इससे ज्यादा मोटा हो जाएगा और 0 इससे मोटा हो जाएगा। और इसी तरीके से सबसे मोटा धागा यदि हम पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा, 3 नंबर। तो इस चीज को हमारे को एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है कि 30 इसमें से सबसे पतला धागा है और 3 नंबर का जो धागा है वो सबसे मोटा थ्रेड है। इसी प्रकार से यदि 70 हम इसमें देते तो 70 जो वाला जो धागा है वो और भी सबसे जो पतला धागा 70 हो जाएगा। तो ये चीज क्रम को भी हमारे को ध्यान रखना है धागे की मोटाई के हिसाब से। देखो ऑब्जर्वेबल सुचर मटेरियल हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने धागा देखा था प्लेन कैटगट, दूसरा धागा हमने देखा था क्रोमिक कैटगट, इसके बारे में देखा। तीसरा धागा जो ऑब्जर्वेबल कैटेगरी के अंदर आता है वो है कंगारू टेंडन, कंगारू टेंडन। तो ये धागा जो है वो कहां से प्राप्त होता है, तो ये कंगारू की पूंछ के टेंडन से प्राप्त किया जाता है। इस धागे को कहां से प्राप्त किया जाता है, कंगारू की पूंछ के टेंडन से प्राप्त किया जाता है। और ये बहुत ही अत्यधिक मजबूत धागा होता है। और इस धागे का जो यूज है या उपयोग है वो हम
हर्नियल रिंग है उसको बंद करने के लिए काम में ले सकते हैं, या जॉइंट कैप्सूल है उसकी हम सूचरिंग के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि जो कंगारू टेंडन वाला जो धागा है उसको कंगारू की पूंछ के टेंडन से प्राप्त किया जाता है, और यह बहुत ही मजबूत धागा होता है। और इस धागे का जो उपयोग है, जो हर्निया का केस होता है उसमें हर्नियल रिंग होती है उसकी सूचरिंग के अंदर काम में ले सकते हैं, या जॉइंट कैप्सूल की सूचरिंग के अंदर काम में लिया जाता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट धागा है इसके अंदर फेशिया लेटा। अब देखो फेशिया लेटा वाला जो धागा, नाम ही इसका क्या है, फेशिया से है, तो ये किससे प्राप्त होगा, फेशिया से, फेशिया वाली परत से प्राप्त करते हैं। और कौन से पशुओं के अंदर होता है ये, बोवाइन कैटेगरी के जो पशु हैं उनके फेशिया लेटा से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये धागा फेशिया लेटा कहलाता है। तो ये फेशिया लेटा का ध्यान होना चाहिए कि ये प्राप्त कहां से होगा, फेशिया से, बोवाइन पशुओं की फेशिया से प्राप्त किया जाता है फेशिया लेटा। तो धागा है इसके अंदर कर्जाइल मेम्ब्रेन। अब देखो ये वाला जो धागा है कर्जाइल मेम्ब्रेन, ये भी कहां से प्राप्त करते हैं हम, बोवाइन पशुओं के आंत वाला जो भाग है, आंत के सिक्कम वाले भाग से हम इसको प्राप्त करते हैं। आंत के अंदर जैसे पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, डुडेनम, जेजुनम, इलियम और सिक्कम, कोलन और रेक्टम। तो इसी प्रकार से बोवाइन पशुओं के आंत के अंदर जो सिक्कम वाला भाग है उससे जो प्राप्त करते हैं वो है धागा कर्जाइल मेम्ब्रेन। देखो नेक्स्ट धागा है ऑब्जर्वेबल सूचर मटेरियल के अंदर ही है, तो वो है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन वाला जो धागा होता है इसको किससे प्राप्त करते हैं हम, फीटस की एमनियोटिक झिल्ली है या मेम्ब्रेन है उससे हम इसको प्राप्त करते हैं। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन पूछा जाता है तो इसको कहां से प्राप्त करेंगे, फीटस की जो एमनियोटिक झिल्ली है या एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उससे हम प्राप्त करते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन वाला जो धागा है। इसी प्रकार से एक धागा आता है इसके अंदर कोलेजन। अब कोलेजन वाला जो धागा है वो भी हम बोवाइन जो पशु हैं, बोवाइन पशुओं के फ्लेक्सर टेंडन फिलामेंट से हम इसको प्राप्त करते हैं। बोवाइन पशुओं के फ्लेक्सर टेंडन फिलामेंट से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हमने सर्जरी की जो पिछली क्लास है उसमें देखा था, दो प्रकार के टेंडन होते हैं, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन और डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन। इसी प्रकार से जो फ्लेक्सर टेंडन का फिलामेंट है उससे कोलेजन वाला जो धागा है वो प्राप्त किया जाता है। देखो इसमें नेक्स्ट धागा है पॉलीग्लैक्टिन। पॉलीग्लैक्टिन 910 नंबर के हिसाब से ये मार्केट में अवेलेबल होता है और इसको विक्राइल के नाम से भी जानते हैं। विक्राइल के नाम से जाना जाता है पॉलीग्लैक्टिन को। और यह जो धागा होता है कैसा होता है, सिंथेटिक होता है। यह धागा कैसा होगा, सिंथेटिक होता है, मजबूत होता है और स्मूथ होता है। यानी कि ये एक ऐसा धागा होता है कि यदि हमने इस धागे का यूज कंटामिनेटेड घाव के अंदर भी यूज कर लिया तो भी इस धागे का कुछ नहीं बिगड़ता। कंटामिनेटेड का मतलब यदि उस घाव के अंदर इन्फेक्टेड है, पस है, और वहां भी इस धागे का कुछ नहीं बिगड़ता। तो बहुत अत्यधिक मजबूत और सिंथेटिक धागा जो होता है वो विक्राइल का धागा होता है, पॉलीग्लैक्टिन। और ये ग्लाइकोलिक एसिड के कोपॉलीमर से बनता है। ग्लाइकोलिक एसिड के कोपॉलीमर से ये बनता है, विक्राइल के नाम से जाना जाता है लोकल। और पॉलीग्लैक्टाइन 910 नंबर इसका अवेलेबल होता है। और एक धागा आता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड
और इस धागे को बोलते हैं डेक्सान। और यह भी धागा कैसा होता है? सिंथेटिक होता है, मजबूत होता है, स्मूथ होता है। यानी कि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड वाला जो धागा है जिसको डेक्सान के नाम से जानते हैं, और यह धागा भी कैसा होगा? सिंथेटिक होगा, मजबूत होगा और स्मूथ होगा। तो ये हमने सूचर मटेरियल के बारे में देखा, और वो कौन से थे? एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल जो थे उनमें से सबसे पहले हमने प्लेन कैटगट को डिस्कस किया, दूसरे नंबर पर क्रोमिक कैटगट, फिर इसमें कंगारू टेंडन, फोर्थ फेशिया लेटा, फिफ्थ कर्जाइल मेम्ब्रेन, 6 एमनियोटिक मेम्ब्रेन, 7 कोलेजन, और 8 पॉलीग्लैक्टिन यानी कि विक्राइल, और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड यानी कि डेक्सान। तो ये दोनों लास्ट के जो धागे हैं सिंथेटिक हैं, मजबूत हैं और स्मूथ हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के कंटामिनेटेड घाव के अंदर भी इन धागों का कुछ नहीं बिगड़ता, अर्थात ज्यों के त्यों ये बने रहते हैं, अर्थात ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, इनकी लाइफ टाइम जो होती है वो ज्यादा होती है। आगे देखो, हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हैं उनके हम टाइप्स प्रकार पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। तो नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर मटेरियल वो होते हैं जो स्वयं ही एब्जॉर्ब नहीं होते और सर्जरी के कुछ दिनों बाद उनको हटाना पड़ता है, तो वो धागे नॉन ऑब्जर्वेबल धागे होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो धागा है वो है शिल्क धागा। तो सबसे पहले शिल्क धागे के बारे में जानते हैं। तो ये प्राप्त कहां से होता है? रेशम के कीड़ों से। रेशम के कीड़ों से इसको प्राप्त किया जाता है। तो वो धागा कौन सा होता है? शिल्क वाला धागा। अब ये धागा जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो धागा है फील्ड के अंदर, सबसे ज्यादा जो यूज होता है, उपयोग में आता है, तो इसका उपयोग जो होता है, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो धागा है वो शिल्क धागा होता है। सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इस धागे के 0 से लेके 14 नंबर तक अवेलेबल होते हैं, पर इस धागे के अंदर क्या होती है? कैपिलरी होती है। ये इसकी कमजोरी है। ये धागा कैसा होता है? कैपिलरी वाला होता है। और पीछे हमने यही देखा था कि धागा कैसा होना चाहिए? नॉन कैपिलरी एक्शन का होना चाहिए। तो धागा कैपिलरी वाला होता है, 0 से 14 नंबर तक मिलता है। सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाला धागा है। प्राप्त किससे होता है? रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट धागा है इसके अंदर कॉटन। अब कॉटन वाला जो धागा होता है वो शिल्क धागे के समान ही कैसा होता है? कैपिलरी वाला होता है। यानी कि कॉटन वाले धागे के अंदर भी क्या पाई जाती है? कैपिलरी पाई जाती है, शिल्क के समान ही होती है। और इसके अंदर एक कमी ये भी है कि इस धागे के अंदर कॉटन का है तो रेशे पाए जाते हैं। अब रेशे वाले जो धागा होगा, यदि किसी घाव के ऊपर हम सूचरिंग करेंगे उसके, तो वो रेशे वहां पे फंस जाएंगे और रेशों की वजह से वहां पे इंफेक्शन की संभावना बन जाती है। यानी कि यह वाला जो धागा यदि यूज करते हैं तो वहां पे इंफेक्शन की जो चांस है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो रेशे हैं। वो रेशों की वजह से एक रेशे फॉरेन बॉडी का काम करेंगे उस घाव के अंदर और पस फॉर्मेशन करवाएंगे। तो ये धागे के अंदर क्या होगी? कैपिलरी होगी और रेशे होंगे और इंफेक्शन के चांसेस में बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है इसके अंदर लाइनॉन। लाइनॉन वाला धागा, बस इसमें यही है कि ये उत्तम क्वालिटी का कॉटन होता है। यानी कि इसमें यही है, कॉटन से थोड़ा सा इसकी क्वालिटी क्या होती है? अच्छी होती है। उसको हम धागे को लाइनॉन वाला धागा बोल देते हैं। तो लाइनॉन धागे की क्वालिटी जो कॉटन वाले धागे से अच्छी होती है। तो नेक्स्ट इसमें जो धागा है वो है नाइलॉन। अब नाइलॉन वाला जो धागा कैसा होता है नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर मटेरियल के अंदर, तो यह जो धागा होगा वो कैसा होता है? एक तो होता है ये सिंथेटिक धागा होता है, मजबूत होता है और नॉन कैपिलरी होता है।
कैसा होता है ये नाइलॉन धागा? सिंथेटिक, मजबूत और नॉन कैपिलरी एक्शन होता है इसका। और इसमें ये कमी है कि इसमें गांठ लगाने के अंदर दिक्कत आती है। गांठ लगाने में दिक्कत आएगी, आसानी से गांठ इसकी नहीं लगती है। तो ये इसके अंदर नाइलॉन के अंदर कमी है, लेकिन ये सिंथेटिक, मजबूत और नॉन कैपिलरी एक्शन का धागा होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट धागा है इसके अंदर हॉर्स हेयर। हॉर्स हेयर, अब ये धागा भी कैसा होगा? मजबूत होता है, नॉन कैपिलरी होता है, लचीला होता है और गर्म पानी के अंदर इसको आसानी से स्टरलाइज कर सकते हैं। गर्म पानी के अंदर इसको आसानी से स्टरलाइज कर सकते हैं। तो हॉर्स हेयर वाला जो धागा कैसा होगा? मजबूत होता है, नॉन कैपिलरी एक्शन होता है, लचीला होता है और गर्म पानी में आसानी से स्टरलाइज भी हो जाता है। तो इसमें आगे है नेक्स्ट धागा स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील की वायर आती है, उससे हम टांके लगाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील वाला जो धागा भी काफी क्या होगा? मजबूत होता है, नॉन कैपिलरी होता है, मजबूत होगा, नॉन कैपिलरी होगा। और इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि गांठ लगाने के अंदर क्या आती है? दिक्कत आती है, अर्थात गांठ इसकी आसानी से नहीं लगती। यह इसकी समस्या रहती है, इसके अंदर गांठ आसानी से नहीं लगेगी। और स्टेनलेस स्टील बहुत ही मजबूत धागा होने की वजह से जो बड़े ऑपरेशंस हैं, जैसे कि रूमिनोटोमी है, जैसे कि रूमिनोटोमी या सिजेरियन है, तो ये बड़े ऑपरेशन है। और इसमें यदि हमारे को त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर टांके लगाने हैं, तो रूमिनोटोमी ऑपरेशन में, सिजेरियन में त्वचा पर टांके हम स्टेनलेस स्टील से लगा सकते हैं। जो बड़े ऑपरेशंस कहलाते हैं, ये मेजर सर्जरी, तो बड़ी सर्जरी है या मेजर सर्जरी है, उसके अंदर इन धागों का हम यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का, मजबूत, नॉन कैपिलरी और गांठ लगाने के अंदर दिक्कत आती है, आसानी से नहीं लगती। देखो नेक्स्ट इसमें धागा है माइकल क्लिप और एक है इसके अंदर सेफ्टी पिन। अब देखो माइकल क्लिप क्या है? जैसे कि स्टेपलर वाला होता है, पिन लगाते हैं अपने, इसमें भी एक स्पेशल प्रकार की फोर्सेप होती है। स्पेशल प्रकार की क्या होती है? इसके अंदर फोर्सेप होती है, उससे ये पिन लगाई जाती है या टांके लगाए जाते हैं। तो माइकल क्लिप हो गई एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन जो नॉर्मल अपने ऑल पिन होती है उस शेप के अंदर है। जैसे मान लो ये स्किन की लेयर है, तो ऑल पिन को हम इस तरीके से लगाते रहते हैं और इस प्रकार से स्किन की क्या करते हैं? सूचरिंग करते हैं। तो सेफ्टी पिन को भी हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर? नॉन ऑब्जरेबल में। और माइकल क्लिप आती है एक स्पेशल फोर्सेप से ये स्टेपल की जाती है, तो माइकल क्लिप भी इसके अंदर सूचर मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। इसके अंदर देखो 9 नंबर पर आता है बीटाफिल और 10 नंबर पर आता है इसके अंदर प्रोलीन। अब ये दोनों ही धागे कैसे होते हैं? सिंथेटिक होते हैं, नॉन कैपिलरी होते हैं और नॉन इरिटेंट होते हैं। यानी कि ये दोनों ही धागे कैसे होते हैं? सिंथेटिक होते हैं, नॉन कैपिलरी होते हैं और नॉन इरिटेंट होते हैं। तो ये बीटाफिल और प्रोलीन सिंथेटिक, नॉन कैपिलरी और नॉन इरिटेंट धागों की श्रेणी में आते हैं। तो अब देखो हमने नॉन ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल के अंदर 10 सूचर मटेरियल को देखा है, यानी कि 10 प्रकार के धागे हमने इसके अंदर देखे हैं। सबसे पहले हमने सिल्क धागा देखा है, दूसरे नंबर पर हमने कॉटन, तीसरे पे लाइनॉन, चौथे पे नाइलॉन, फिफ्थ पे इसमें हॉर्स हेयर, सिक्स पे स्टेनलेस स्टील और सेवंथ पे इसके अंदर माइकल क्लिप और 8th पे सेफ्टी पिन और 9 पे बीटाफिल और 10 पे प्रोलीन। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से सिंथेटिक नॉन ऑब्जरेबल धागा कौन सा है। कैपिलरी का पूछ सकते हैं, नॉन कैपिलरी है या कैपिलरी वाला जो धागा कौन सा है। तो ये हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक और अच्छे तरीके से हमारे को इसको याद रखना है। एक इसमें हम टिश्यू के साथ
इस धागे की जो रिएक्शन है उसका एक क्रम देखते हैं। जो धागे के साथ इसकी रिएक्शन होती है टिश्यू के साथ, उसका क्रम है। तो एक है इसमें कैटगट का धागा, इसकी जो रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद कंपैरिजन करें तो कॉटन की होगी, कॉटन की उससे थोड़ी कम हो जाएगी। और एक धागे के अंदर यदि सिंथेटिक की बात करें हम, सिंथेटिक पॉलीफिलामेंट, सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, तो ये कुछ कैटगट के अंदर, कॉटन के अंदर और सिंथेटिक धागों के अंदर टिश्यू रिएक्शन का एक क्रम दिया हुआ है, घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा टिश्यू के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कैटगट की होती है, उससे थोड़ी सी कम कॉटन की, सिंथेटिक पोलोफिलामेंट की थोड़ी सी उससे कम हो जाएगी, और सिंथेटिक मोनोफिलामेंट ये वाला धागा सबसे अच्छा माना गया है। अर्थात इस धागे के अंदर जो टिश्यू के साथ, उत्तक के साथ रिएक्शन जो होती है वो सबसे कम होती है या नहीं के बराबर होती है। इसलिए हमने यही माना था कि जो धागा होता है वो कैसा होना चाहिए, मोनोफिलामेंट होना चाहिए। अर्थात ज्यादा फिलामेंट वाला जो धागा होता है वो अच्छा धागा नहीं माना जाता। तो सिंथेटिक मोनोफिलामेंट धागे के अंदर टिश्यू के साथ रिएक्शन सबसे कम मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें गांठ के प्रकार। गांठ यानी कि हम किससे बोलते हैं, नॉट। नॉट मतलब गांठ के प्रकार हैं। तो गांठ कई प्रकार की होती है, जैसे हाफ हिच नॉट होती है, ग्रेनी नॉट होती है, स्क्वायर नॉट होती है, सर्जन नॉट होती है, और डबल सर्जन नॉट होती है। यानी कि ये गांठ के प्रकार हैं, यानी कि गांठ हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं, हाफ हिच, ग्रेनी नॉट, स्क्वायर नॉट, सर्जन नॉट और डबल सर्जन नॉट। और भी विभिन्न तरीके की गांठें होती है। तो गांठ में तो थोड़ा सा हमारे को ये ध्यान रखना है कि निम्न में से गांठों के जो टाइप्स हैं वो हमारे थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस आता है इसमें। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो हम गांठ लगा रहे हैं तो वो गांठ जो होनी है वो कैसी लगनी चाहिए, छोटी से छोटी गांठ होनी चाहिए। जैसे हम कहीं भी स्किन पे या अंदर सूचन मटेरियल से, धागे से गांठ लगाते हैं तो वो गांठ जो है उसका साइज बिल्कुल छोटा होना चाहिए, छोटी से छोटी गांठ होनी चाहिए। तो एक चीज इसमें ये है। और एक जो गांठ हम लगाते हैं वो गांठ ना तो ज्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही ज्यादा ढीली होनी चाहिए। बस इस तरीके की गांठ होनी चाहिए कि जो स्किन के दो किनारे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से सट जाए, आपस में सट जाएंगे। तो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइट गांठ लगाएंगे तो हमने पहले भी देखा था कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो प्रभावित होता है। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा तो वहां पे उसकी हीलिंग जो होती है वो डिले हो जाएगी, देरी से होगी। और ना ही ज्यादा लूज होनी चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि दोनों स्किन के किनारे दूर दूर आए तो वो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, अर्थात उसमें भी हीलिंग क्या होगी, देरी से होगी। तो गांठ ना तो ज्यादा टाइट ना ही ज्यादा ढीली होनी चाहिए, और गांठ कैसी लगनी चाहिए, छोटी से छोटे साइज में लगनी चाहिए। देखो लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें टांकों का जो पैटर्न होता है वो हम इसमें देखेंगे। देखो टांकों के पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हमने इसको मुख्यतः तीन भागों के अंदर डिवाइड कर लिया। एक तो इंटरप्टेड सूचर पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूअस होता है जिसको हम लगातार बोलते हैं, और एक होता है अन्य के अंदर। तो तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सिंपल इंटरप्टेड। सिंपल इंटरप्टेड हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रस हो गया, वर्टिकल मैट्रस हो गया, क्रॉस मैट्रस हो गया, एक आता है क्विल सूचर पैटर्न,
एक इसमें होता है बटन सूचर पैटर्न, एक आता है इसमें रिटेंशन सूचर पैटर्न, एक आता है इसमें पिन सूचर। और इसी प्रकार से हम कंटिन्यूअस के अंदर देखें, एक तो आता है इसमें सिंपल कंटिन्यूअस, एक आता है इसके अंदर लॉक स्टिच कंटिन्यूअस, एक आता है इसमें कॉनल, एक आता है कुशन पैटर्न और एक आता है इसके अंदर लैम्बर्ट सूचर पैटर्न। अन्य में देखा जाए तो इसमें आता है, एक तो आता है टेंडन सूचर, फिर आता है इसमें नर्व सूचर और एक आता है पार्कर कैट सूचर, एक आता है इसमें पर्स स्टिंग सूचर पैटर्न, एक आता है इसमें स्टेपल सूचर। ये देखो टांकों के पैटर्न है, हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरप्टेड पैटर्न जो होता है वो कौन सा होता है। देखो इंटरप्टेड जो पैटर्न है वो ज्यादातर हम ये वाले जो टांके लगाते हैं वो हम त्वचा के ऊपर लगाते हैं, तो उसमें ज्यादातर हम इंटरप्टेड पैटर्न को ही यूज करते हैं। तो इंटरप्टेड पैटर्न होता क्या है? इंटरप्टेड पैटर्न का मतलब ही ये है कि यदि मान लो स्किन की ये 2 लेयर्स हैं, उसमें यदि हम टांके लगा रहे हैं, तो एक बार हमने यहाँ पे यदि टांका लगा दिया, टांका लगा के उसकी नोट लगा दी और उस टांके को हम काट देते हैं और फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि सिंगल वे के अंदर हम इसमें टांके लगाते जाते हैं, वो होते हैं इंटरप्टेड पैटर्न का। इंटरप्टेड पैटर्न के अंदर ये भी खास बात होती है कि यदि बाई चांस हमारा एक सूचर मटेरियल जो है वो एक खुल गया है, यहां से लूज हो गया, खुल गया, तो पूरी की पूरी सूचर लाइन प्रभावित नहीं होती, अर्थात पूरी के पूरे टांके इसके अंदर नहीं खुलते। लेकिन कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि यदि हमने वहां पे टांके लगा दिए लगातार और यदि वहां से लास्ट वाली नोट या पहले वाली नोट यदि वहां से लूज होके खुल गई है, तो पूरी की पूरी सूचर लाइन क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। तो ये इसके अंदर कंटिन्यूअस पैटर्न में होता है। लेकिन इंटरप्टेड के अंदर हम सिंगल वे के अंदर टांके लगाते हैं, अर्थात एक टांका यदि खुल भी जाता है तो पूरी सूचर लाइन इसमें नहीं खुलती। और ज्यादातर इंटरप्टेड जो सूचर पैटर्न है वो स्किन अर्थात त्वचा पे यूज किया जाता है। और कंटिन्यूअस पैटर्न जो होता है वो हम शरीर के भीतर के जो ऑर्गन्स हैं, मसल्स है, मांसपेशियां है या फेशियल लेयर्स हैं या ऑर्गन है, उन पे हम टांके किससे लगाते हैं? कंटिन्यूअस पैटर्न से। तो ये इसके अंदर खास बात होती है। तो अब हम इसमें एक एक करके देखते हैं कि जैसे सबसे पहले सिंपल इंटरप्टेड है, तो सिंपल इंटरप्टेड के अंदर हम क्या करेंगे कि जे ज्यादातर हम टांके कहां पे लगाते हैं? स्किन के ऊपर लगाते हैं और सिंगल बार में इसमें, यानी कि जैसे मान लो त्वचा की जो दो लेयरें हैं, एक बार यहां से हमने यहां से निकाला धागा और उसकी नोट लगा देते हैं, सिंगल बार में जाता है, तो ये पैटर्न कौन सा कहलाता है? सिंपल इंटरप्टेड। देखो इसी प्रकार से है हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रेस का भी जो तरीका होता है वो ऐसे यू शेप के अंदर चलता है, यानी कि जो स्किन की जो 2 लेयरें हैं, यहां से यदि हमने निडल को निकाला और उसके अंदर दूसरी बार ये निडल चली जाएगी और यहाँ पे इसकी गांठ लगा देंगे, यानी कि ये कैसे तरीके से चलता है? यू शेप के अंदर। और कहां पे लगते हैं ये टांके? त्वचा के ऊपर। इसी प्रकार से वर्टिकल मैट्रेस जो होता है, वर्टिकल मैट्रेस के अंदर जो टांके लगते हैं उसमें जो निडल होती है वो एक ही साइड के अंदर दोनों किनारों से निकलेंगी। लेकिन खास बात इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि वर्टिकल मैट्रेस प्रकार के जो टांके हैं वो कहां लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं टीट फिस्टुला के केस में। टीट फिस्टुला या टीट लैसरेशन। टीट लैसरेशन का केस यदि मिलता है या टीट फिस्टुला का है, तो उसमें टांकों का जो पैटर्न रहता है वो है वर्टिकल मैट्रेस।
इस प्रकार से क्रॉस मैट्रस है, ये भी हम क्रॉस तरीके से इंटरप्टेड मेथड के अंदर ही आता है, स्किन पे टांके लगाते हैं। इस प्रकार से आता है क्विल सूचर और बटन सूचर। अब देखो क्विल सूचर और बटन सूचर वाला जो पैटर्न होता है ये बिल्कुल वर्टिकल जो मैट्रस वाला पैटर्न होता है उसके समान ही होता है, लेकिन इसमें खास बात यह होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार की क्विल बनाई जाती है और उसमें ये दो छेद होते हैं और धागे के जो एंड बाहर निकलेंगे इसके अंदर, उनके बाहर इस तरीके से नोट लगा देते हैं। इसका मेन मकसद यही होता है कि धागे पे दोनों साइडों के अंदर जो प्रेशर है वो समान बना रहे, तो क्विल लगा देते हैं इसके अंदर और पैटर्न कैसा रहता है इसका वर्टिकल मैट्रस की तरह। इसी प्रकार से बटन है, यहाँ पे क्विल की जगह हम किसका यूज करते हैं, बटन का। और बटन में भी ये दो छेद होते हैं, उनमें से धागे को निकाल के और बाद में वहां बाहर नोट लगा देते हैं। तो ये होता है बटन सूचर का पैटर्न रहता है इसमें। देखो इसी प्रकार से हम रिटेंशन सूचर लगा सकते हैं और पिन सूचर के अंदर मैंने आपको बता दिया पिन ऑल पिन की तरह यूज करते हैं। ऑल पिन को दोनों साइडों में स्किन के ऊपर हम बाहर एक इंटरप्टेड पैटर्न की तरीके से हम टांके लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे नेक्स्ट है कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न के अंदर सबसे पहले है सिंपल कंटिन्यूअस। अब देखो सिंपल कंटिन्यूअस के अंदर वैसे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो मांसपेशियों में टांके लगा रहे हैं, एक बार नोट लगने के बाद वो निडल लगातार चलती रहती है, अर्थात ये क्या पैटर्न हो गया, सिंपल कंटिन्यूअस। और लॉक स्टिच के अंदर क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे दो लेयरों के बीच में टांका लगाने के बाद में उस धागे को अंदर से निकालते हैं और हर बार इसके अंदर क्या होता है, लॉक लगता जाता है और ये धागे के अंदर यदि इस प्रकार का पैटर्न यूज करते हैं तो मजबूती से पकड़ आती है इसके अंदर। कॉनल, कुशन और लैम्बर्ट है, तो ये जो तीनों के तीनों सूचर पैटर्न है वो जितने ही बॉडी के अंदर खोखले अंग होते हैं उसके अंदर लगाते हैं। जैसे मान लो हम रूमिनोटोमी कर रहे हैं तो रोमन के अंदर टांके लगाएंगे, तो वहां पे लैम्बर्ट और कुशन हम यूज करते हैं। या हम यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन कर रहे हैं तो यूरिनरी ब्लैडर भी एक खोखला अंग हो गया तो उसके अंदर लगा सकते हैं। सिजेरियन कर रहे हैं तो यूट्रस खोखला है तो यूट्रस के अंदर भी लगाते हैं। तो जितने भी खोखले ऑर्गन्स हैं वहां पे हम जो पैटर्न यूज किए जाते हैं वो लैम्बर्ट और कुशन पैटर्न यूज किए जाते हैं। कॉनल जो पैटर्न है वो हमने इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर लगाए थे। तो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कॉनल, कुशन और लैम्बर्ट के अंदर। तो अब जैसे मान लो ये रूमन है, रूमन की भीति है और रूमन की भीति पे हम इसके अंदर वाल पे टांके लगा रहे हैं, तो लैम्बर्ट पैटर्न जो चलता है वो जो इंसिजन है, जो इसमें चीरा लगा हुआ है उसके लंबवत चलता है जी। तो ये पैटर्न कौन सा होता है इसके अंदर, लैम्बर्ट पैटर्न। और कुशन के अंदर जो पैटर्न होता है वो हम जैसे मान लो ये इंसिजन लाइन है रोमन की, वो इसके चीरे के बिल्कुल पैरेलल चलेगी। इस तरीके से ये टांके कंटिन्यूअस लगातार चलेंगे तो वो ये पैटर्न होता है कुशन का पैटर्न। अब कुशन और कॉनल में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे रोमन की भित्ति के अंदर वाली जो लेयर होती है वो म्यूकोजा की परत होती है, तो कॉनल वाला जो पैटर्न होता है इसमें जो निडल है, निडल को जैसे हम क्रॉस करवाते हैं तो म्यूकोजा लेयर को भी पार करते हुए वो निडल निकलती है, तो वो कॉनल के अंदर है। लेकिन कुशन और लैम्बर्ट के अंदर वो म्यूकोजा लेयर को पार नहीं करती, अर्थात जो रोमन की भित्ति की वाल की मसल्स है, मांसपेशियों की जो एरिया है वहां तक ही वो निडल जाती है, नीचे अंदर म्यूकोजा लेयर को वो क्रॉस नहीं करती। वो होता है कुशन और लैम्बर्ट के अंदर। और कॉनल के अंदर वो उस म्यूकोजा लेयर को भी वो निडल है वो क्रॉस कर जाती है। तो ये होगा इसके अंदर कॉनल, कुशन और लैम्बर्ट के बारे में। इसी प्रकार से देखो टेंडन और नर्व सूचर होते हैं, तो ये नियर एंड फार पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे मान लो ये टेंडन है, यहां से या नर्व है वो यहां से रप्चर हो गई है, यहां से अलग हो गई है, तो इसमें हम नियर एंड फार वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एक होता है नियर और या फार, यानी कि पास और दूर। तो इसमें जब हम टांके लगाएंगे तो निडल को एक बार यहां से लेके इसके दूर वाले एंड पे जाएंगे और उसके बाद इसके पास में लेके थे तो इसके दूर वाले एंड पे जाएंगे। तो इस प्रकार की सूचनिंग नियर एंड फार मेथड यूज करते हैं हम टेंडन में, नर्व के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर अनास्टमोसिस करते हैं। इसमें इवर्जन और इन्वर्जन पैटर्न क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो इवर्जन और इन्वर्जन में क्या होता है
कि जो घाव के किनारे के फोल्ड हैं, घाव के किनारे के जो फोल्ड हैं वो इसमें बाहर की ओर होते हैं। जब इस पे हम टांके लगाते हैं तो घाव के किनारे के फोल्ड जो होंगे वो बाहर की ओर होते हैं, तो वो पैटर्न होता है इसके अंदर इवर्जन का। और यदि कोई घाव है या सर्जिकल घाव को बंद कर रहे हैं और घाव के किनारे के फोल्ड अंदर की ओर दब जाएं, यदि अंदर की ओर दब जाएं तो वो पैटर्न कौन सा हो जाता है, इनवर्जन का। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इवर्जन पैटर्न के तौर पर जैसे हम त्वचा पे टांके लगाते हैं, एक पैटर्न आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रेस और एक पैटर्न आता है वर्टिकल मैट्रेस। अब जैसे हम स्किन पे त्वचा पे टांके लगा रहे हैं, इवर्जन पैटर्न में क्या होता है कि जो घाव के किनारे हैं वो इसके अंदर बाहर की ओर होंगे, लेकिन इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि घाव के जो किनारे हैं, जैसे कि मान लो रुमन पे टांके लगा रहे हैं, तो वो अंदर की ओर दब जाते हैं, यानी कि ये फोल्ड हैं वो अंदर की ओर जाएंगे, तो वो पैटर्न हो जाता है इसमें इन्वर्जन का। तो इवर्जन के अंदर घाव के किनारे के फोल्ड जो होंगे वो बाहर की ओर होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझना है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस और वर्टिकल मैट्रेस। इसी प्रकार से इन्वर्जन के अंदर घाव के किनारे व फोल्ड अंदर की ओर दब जाते हैं। तो इसका यदि हम एग्जांपल समझें तो इसमें आ जाएगा कॉनल सूचर पैटर्न, कुशिंग पैटर्न और या लैम्बर्ट। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा इनवर्जन सूचर पैटर्न का प्रकार है। तो इनवर्जन सूचर पैटर्न का प्रकार में कौन कौन आ जाएंगे, कॉनल, कुशिंग और लैम्बर्ट। ठीक है, कॉनल, कुशन और लैम्बर्ट सूचर पैटर्न इन्वर्जन में आ जाएंगे, जो हम शरीर के भीतर खोखले अंगों पे जो लगाते हैं, तो वो पैटर्न इसके अंदर कौन से होते हैं, इन्वर्जन सूचर पैटर्न के, कॉनल, कुशिंग और लैम्बर्ट सूचर पैटर्न। तो ये हो गया इवर्जन और इन्वर्जन के बारे में। अब देखो हम निडल के बारे में देखते हैं। जो निडल है टांकों के अंदर काम में आती है, तो ये निडल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहला प्रकार यदि देखा जाए तो एट्रोमेटिक निडल, निडल का मतलब सुई से है, तो एट्रोमेटिक निडल आती है, और दूसरी आती है इसके अंदर ट्रोमेटिक निडल। अब देखो एट्रोमेटिक जो निडल है हम घरों के अंदर यूज करते हैं, वो निडल होती है एट्रोमेटिक निडल। तो देखो एट्रोमेटिक वाली जो निडल है, इसकी जो टिप है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। यानी कि ये वाली निडल जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं, उनकी टिप जो होती है आगे से स्मूथ होती है, और वो कौन सी निडल होती है इसके अंदर, एट्रोमेटिक निडल। तो इसका जी जो टिप होती है वो कटिंग वाली होती है। इसका टिप कैसा होगा, कटिंग वाला होगा इसके अंदर। तो ये निडल कौन सी आती है, ट्रोमेटिक निडल होती है। और एट्रोमेटिक निडल का जो उपयोग है या यूज है इसका, वो कहां पे होता है, तो एट्रोमेटिक जो निडल है, जो जितने अंदर के मस्कुलर ऑर्गन्स हैं या मांसपेशियां हैं, वहां पे यदि हमारे को सूचरिंग करनी है, यानी कि इसका यूज हम कहां पे कर सकते हैं, मसल्स पे कर सकते हैं, या जितने भी प्रकार के अंग हैं वहां पे सूचरिंग कर रहे हैं, तो कौन सी निडल आती है उसमें, एट्रोमेटिक निडल। या भीतर का जो भी पार्ट है, जैसे कि फेशिया है, पेरिटोनियम है, तो वहां पे कौन सी निडल यूज करेंगे हम, एट्रोमेटिक निडल। और ट्रोमेटिक जो निडल होती है, इसका टिप जो होता है वो कैसा होता है, शार्प कटिंग वाला एरिया होता है इसके अंदर। और इसका यूज हम कहां पे करते हैं, यदि हम त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर टांके लगाते हैं, तो वहां इसको यूज किया जाता है। तो अब इसके अंदर जो भी निडलें आती है, तो इसमें भी कई वैरायटीज होती है। तो ये निडलें स्ट्रेट भी होती है, स्ट्रेट निडल होती है, या कर्व्ड होती है। और कर्व्ड के हिसाब से भी देखें तो इसमें कई तरीके से कर्व निडल मिलेंगी, जैसे कि 1/2 का कर्व भी मिल सकता है, इसमें 1/4 है, 3/8 है, 5/8 है। तो इस तरीके से इसमें कर्व्ड निडल मिलती है, और स्ट्रेट निडल भी हमारे को मिलती है एट्रोमेटिक और ट्रोमेटिक के अंदर, और कर्व्ड भी ट्रोमेटिक
निडल के अंदर मिलती है। तो उसमें जैसे मान लो उनका जैसे सर्कल होता है निडल का, तो वो चेंज होता रहता है 1/2, 1/4, 3/8 और 5/8 के रूप में मिलता है। तो ये था हमारा सूचर मटेरियल के बारे में सारा जो डिटेल से टॉपिक रहा है।